या मुरादाबाद का जो हेडक्वार्टर है उससे तकरीबन 10 किलोमीटर दूर इसी ज़िले में एक गांव है जिसका नाम है गुरेठा। इस गुरेठा गांव में 18 सितंबर को लोगों की नज़र एक सुनसान सड़क के किनारे एक नौजवान की लाश पर पड़ती है। ये नौजवान की लाश कुछ ऐसी थी कि उसका चेहरा किसी भारी चीज से कुचल दिया गया था। पास ही कुछ खून से सने हुए पत्थर भी पड़े थे, जिन्हें देखकर यह साफ था कि नौजवान के सिर पर पत्थरों से वार किया गया था, जिससे उसकी जान ली गई। अब सीन ऑफ क्राइम को देखकर लोगों को तो मामला समझ में आ गया कि ये केस जो है वो मर्डर का है। लोगों ने तुरंत मुरादाबाद पुलिस को फोन किया और जानकारी दी। मुरादाबाद पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस ने पहले पूरे मौके का यानी सीन ऑफ क्राइम का बहुत बारीकी से मुआयना किया और शव को बरामद कर लिया। मरने वाले लड़के की अब तक पहचान नहीं हुई थी। शव को बरामद करने के बाद पुलिस ने इस केस की छानबीन शुरू की और लड़के के बारे में पता करना शुरू किया। तो जल्दी ही इस लड़के की पहचान पता चल गई, क्योंकि लड़का कोई बहुत दूर दराज का रहने वाला नहीं बल्कि उसी गुरेठा गांव का ही रहने वाला था। और उस लड़के का नाम था योगेश। नौजवान लड़का था और वो पेंटर का काम करता था। लेकिन अब सवाल यह था कि योगेश की किससे दुश्मनी थी। आखिर किसी ने, जिसने भी उसकी हत्या की, इतनी बेरहमी से, इतने भयानक तरीके से उसके गांव के रास्ते पर इस लड़के की हत्या क्यों कर दी गई। पुलिस अब यह सच जानना चाहती थी। तो योगेश की पहचान हो जाने पर पुलिस ने उसके घर वालों से बातचीत की और उसके दोस्तों और दुश्मनों के बारे में पता करना शुरू किया। लेकिन पुलिस को उसके दोस्तों के बारे में तो जानकारी मिली, लेकिन ऐसे किसी दुश्मन के बारे में, किसी एनिमी के बारे में पुलिस को पता नहीं चला। मतलब खासकर ऐसे दुश्मन के बारे में तो बिल्कुल नहीं पता चला जो इतनी खुंदक रखता हो कि वो योगेश की हत्या कर दे। कुछ देर के लिए इस मामले की जांच कर रही पुलिस भी उलझ कर रह गई। अब चूंकि पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही थी तो पुलिस ने थोड़ा इस केस को रिविजिट करना शुरू किया। पुलिस ने यह देखा कि जब हत्या हुई थी तब टाइम क्या था और उस समय का घटनाक्रम क्या था। तो इस एफर्ट में, इस कोशिश में पुलिस को यह पता चला कि 17 सितंबर, यानी जिस रोज लाश मिली थी 18 सितंबर से एक दिन पहले, 17 सितंबर 17 सितंबर रात के वक्त में योगेश ने उत्तर प्रदेश पुलिस का जो इमरजेंसी नंबर है 112, उस नंबर पर योगेश ने कॉल किया था। योगेश ने फोन किया था और फोन करके योगेश ने यह बताया था कि कुछ लोग उस पर हमला कर रहे हैं, उसे जान से मारने की कोशिश कर रहे हैं, ईंट पत्थरों से उसे कुचल रहे हैं। योगेश ने अपने हमलावरों के बारे में पुलिस को जानकारी दी थी, बाकायदा उनका नाम भी लिया था। अब मुरादाबाद पुलिस को जब यह जानकारी मिली तो मुरादाबाद पुलिस ने अपने इन्वेस्टिगेशन का दायरा जो है वो और बढ़ा दिया। पुलिस अब उस कॉल पर थोड़ा अपना फोकस केंद्रित करना चाहती थी, अपना ध्यान केंद्रित करना चाहती थी। तो इस कोशिश में पुलिस को पता चला कि योगेश ने मरने से पहले अपने ही गांव के रहने वाले एक आदमी शोभाराम और उसके 2 बेटों का जिक्र किया था और यह कहा था कि शोभाराम ने अपने बेटों के साथ उसे घेर लिया है और उस पर ईंट पत्थरों से हमला कर रहा है और उसको वो मार सकता है। तो ये एक एसओएस कॉल था, यानी ह्यू एंड क्राई मैसेज। वो अपनी जान बचाना चाहता था, जिसके लिए उसने पुलिस को फोन किया था। अब यहां पर सवाल पुलिस पर भी था। सवाल यह था कि अगर 17 सितंबर को योगेश ने अपनी हत्या से पहले पुलिस को कॉल कर दिया था तो फिर पुलिस के हाथ पर हाथ धरे बैठी रही। तो पुलिस ने इंटरनली भी इस मामले की जांच की कि भाई पुलिस ने तब क्या किया था। तो इसकी जानकारी जब पुलिस को मिली तो यह पता चला कि पुलिस ने योगेश की शिकायत के बाद उस गुरेठा गांव के आसपास रात के अंधेरे में ही योगेश को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन इसके बाद योगेश का फोन जो है वो नहीं लगा और योगेश से बातचीत भी नहीं हो पाई। तो कुल मिलाकर 17 सितंबर की रात को पुलिस योगेश के उस लास्ट कॉल को प्रॉपर तरीके से वेरीफाई नहीं कर पाई। तो खैर, अब तक की तफ्तीश में ये पता चल गया कि योगेश ने मरने से पहले अपने ही गांव के शोभाराम और उनके बेटों के ऊपर इल्जाम लगाया था और उसके बाद उसकी हत्या हो गई थी। तो जाहिर है ये पूरा केस अब तक की तफ्तीश में सीधे सीधे शोभाराम और उसके बेटों की तरफ इशारा कर रहा था और ये क्लियरली इंडिकेट कर रहा था कि इन्हीं लोगों ने योगेश की हत्या की है। सवाल यह भी है कि उनमें दुश्मनी क्या थी, पुलिस को अब ये पता करना था। पुलिस ने जब गांव में जाकर पता किया तो पता चला कि शोभाराम और योगेश का घर जो है वो आसपास ही है, ज्यादा दूर नहीं है। ऐसे में पुलिस को लगा कि शायद पड़ोसियों की लड़ाई हो सकती है। पुलिस ने शोभाराम और उसके बेटों को हिरासत में ले लिया और हिरासत में लेने के बाद उनसे पूछताछ करने लगी। हालांकि जितना क्लूलेस योगेश के कत्ल के मामले में शोभाराम था, शोभाराम के दोनों बेटे योगेश के मर्डर को लेकर वो भी उतने ही क्लूलेस थे। वो लगातार पुलिस को ये कह रहे थे कि उन्होंने न तो योगेश का कत्ल किया है, न उन्हें योगेश के कत्ल की कोई जानकारी है। पता नहीं योगेश ने कैसे उनका नाम लिया, क्यों लिया, उन्हें ये बात बिल्कुल समझ में नहीं आ रही है।
और जब कोई आदमी इनोसेंट होता है, जब कोई आदमी बेकसूर होता है, तो उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसके बोलने का तरीका, ये सारी चीज़ें जो है वो एक शातिर आदमी जो झूठ बोल रहा होता है उससे डिफरेंट होता है। पुलिस वालों की निगाह जो है इस बात को समझती है। तो मुरादाबाद के जो एसएसपी हैं मिस्टर सतपाल अंतिल, उन्होंने जब शुभाराम और उसके बेटों से पूछताछ की और इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट पर गौर किया, तो उन्होंने ये रियलाइज़ किया कि ये लोग सच बोल रहे हैं। इस मामले में कोई ना कोई ऐसी बात ज़रूर है जिसका सच अब तक पुलिस को पता नहीं है। तो पुलिस ने फिर ये सोचना शुरू किया कि भाई योगेश ने मरने से पहले इनका नाम क्यों लिया? कहीं ऐसा तो नहीं कि योगेश के मोबाइल फ़ोन को किसी ने मिसयूज़ किया? क्योंकि योगेश तो अब इस दुनिया में है नहीं, तो ये राज़, ये सच अब कौन बताएगा कि वो कॉल योगेश ने किया था या किसी और ने किया था? तभी जो पुलिस है उसने दिमाग दौड़ाया, और दिमाग दौड़ाते हुए जो मुरादाबाद की पुलिस है उसने लखनऊ में 112 यानी पुलिस कंट्रोल रूम का जो हेडक्वार्टर है वहाँ पर कांटेक्ट किया। मुरादाबाद पुलिस ने 112 के हेडक्वार्टर पर कॉल करके और बात की, और उन पुलिस वालों से जो वहाँ ड्यूटी पर थे या जो वहाँ के इंचार्ज होते हैं उनसे ये कहा कि 17 सितंबर की रात को मुरादाबाद के गुरेठा गांव के पास से जो कॉल जनरेट हुई थी उस कॉल का वॉइस रिकॉर्डिंग, उस कॉल की रिकॉर्डिंग उनको चाहिए। एक मर्डर केस की तफ्तीश के सिलसिले में पुलिस उसकी रिकॉर्डिंग हासिल करना चाहती है। तो मुरादाबाद पुलिस ने जब ये रिक्वेस्ट 112 नंबर पर दी, यानी पुलिस कंट्रोल रूम के हेडक्वार्टर में लखनऊ में दी, तो वहाँ से योगेश की जो आखिरी कॉल थी उसकी रिकॉर्डिंग मुरादाबाद पुलिस को मिल गई। अब मुरादाबाद पुलिस ने योगेश के घर वालों से संपर्क किया, योगेश के जानने वाले लोगों से संपर्क किया, और वो कॉल रिकॉर्डिंग मुरादाबाद पुलिस ने योगेश के जानने वाले लोगों को सुनाई और कहा कि ध्यान से सुनकर बताओ कि क्या ये कॉल जो रिकॉर्ड हुई है हमारे पुलिस कंट्रोल रूम में, पुलिस के मतलब मुरादाबाद से यहाँ से जो कॉल जनरेट हुई थी, क्या ये कॉल वाकई ये आवाज़ योगेश की है? ये पता करके बताओ, ये सुनकर बताओ। तो योगेश के घर वाले और योगेश के जानने वाले लोगों ने जब ये आवाज़ सुनी तो वो चौंक गए, क्योंकि ये आवाज़ योगेश की नहीं थी। अब पुलिस का शक जो है वो सच साबित होने लगा। पुलिस को ये शक था कि शायद योगेश का कत्ल करने वाले लोगों ने इस केस को उलझाने के लिए इस तरह का जाल बुना है कि योगेश के मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करके उन्होंने शोभाराम और उनके बेटों पर इल्ज़ाम लगा दिया है, जबकि वो आवाज़ जो है खुद योगेश की नहीं है। अब जब घर वालों ने और योगेश को जानने वाले लोगों ने इस बात की तस्दीक कर दी कि पुलिस कंट्रोल रूम में रिकॉर्ड हुई आवाज़ योगेश की नहीं है, तो पुलिस की जांच की दिशा बदल गई। पुलिस को अब ये समझ में आने लगा कि शोभाराम और उसके दोनों बेटे शायद इस मामले में बेकसूर हैं, लेकिन उनको क्लीन चिट देने से पहले पुलिस को इस मामले में जो असली कातिल है, जिन्होंने योगेश की हत्या की है, पुलिस को अब उनके बारे में जानकारी जुटानी थी। अब पुलिस ने इस मामले में शोभाराम और उसके घर वालों से तो बात कर ही रही थी पुलिस, क्योंकि वो तो हिरासत में थे। फिर पुलिस ने उनसे ये भी पूछा कि क्या 17 सितंबर की रात को कुछ भी अनयूजुअल आप लोगों के साथ हुआ था? आप लोगों का नाम इस घटना में कैसे आया? तो शोभाराम का एक बेटा है जिसका नाम है गौरव। उसने ये कहा कि देखिए, रात को योगेश ने मुझे एक बार कॉल किया था, उसकी आवाज़ साफ साफ नहीं आ रही थी और फिर वो कॉल कट गई। जब वो कॉल कट गई तो 17 सितंबर की रात को मैंने योगेश को फिर कॉल बैक भी किया, लेकिन मेरी उससे फ़ोन पर बात नहीं हो सकी। इसके बाद उसका फ़ोन जो है रात को लगा ही नहीं। ये बात शोभाराम के बेटे गौरव ने पुलिस को बताई। यानी योगेश का जिसने भी कत्ल किया था उसने योगेश के फ़ोन से पहले शोभाराम के एक बेटे को फ़ोन किया था, और फिर शोभाराम के बेटे को फ़ोन करने के बाद उसी आदमी ने योगेश के मोबाइल फ़ोन से पुलिस कंट्रोल रूम को फ़ोन किया और कंट्रोल रूम को फ़ोन करके ये बताया कि शोभाराम और उसके बेटे मुझ पर हमला कर रहे हैं, और इसके बाद योगेश की हत्या कर दी। और हत्या करने के बाद योगेश की लाश को वहीं छोड़कर और उसका मोबाइल फ़ोन वहीं छोड़कर कातिल वहाँ से भाग गए। पूरी कहानी अब कुछ इस तरह से इन्वेस्टिगेशन में समझ में आ रही थी। अब सवाल ये था कि ऐसा कौन है जो योगेश की हत्या करना चाहता है और साथ ही शोभाराम और उसके बेटों को फंसाना चाहता है, क्योंकि शोभाराम और उसके बेटे इस मर्डर में इन्वॉल्व नहीं थे, उन्हें तो मोहरे की तरह इस्तेमाल किया जा रहा था। अब पुलिस ये समझने की कोशिश करने लगी कि शोभाराम से आखिर ऐसी किसकी दुश्मनी थी। तो पुलिस ने जब इस बारे में जांच पड़ताल करने की शुरुआत की, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से पूछताछ की, तो पुलिस को शोभाराम के परिवार के बारे में एक और शॉकिंग, एक और चौंकाने वाली बात पता चली। और वो बात ये थी कि शोभाराम की एक बेटी है स्वाति। इस लड़की का अपने ही गांव के रहने वाले एक लड़के जिसका नाम मनोज है और वो एक सैलून चलाता है, उस सैलून वाले लड़के के साथ अफेयर है। अब जैसा कि हमारे समाज में और गांव में खासकर बहुत ज़्यादा होता है, आपको पता है कि जब लड़का लड़की अपनी मर्जी से
अफेयर में या रिलेशनशिप में इन्वॉल्व होते हैं तो घर वाले इतनी इतनी जल्दी उसको हामी नहीं भरते, रजामंदी नहीं देते। तो स्वाति के जो घर वाले थे यानी शोभाराम और उसके बेटे जो स्वाति के भाई हैं, ये लोग लगातार स्वाति को रोका करते थे, मनोज से मिलने पर रोका टोका करते थे, डांटा डपटा करते थे। तो पुलिस ने जब पता किया तो पुलिस को यह भी पता चला कि मनोज और स्वाति जो है एक दूसरे से मिलने के लिए बहुत डेस्परेट थे और उन्होंने अब से पहले कई बार शोभाराम के घर वालों को नींद की गोलियां दी, यानी खुद बेटी ने, स्वाति ने अपने माता पिता भाइयों को नींद की गोलियां दी और नींद की गोली देने के बाद जब पूरा परिवार गहरी नींद में सो जाता था तो ये लड़की अपने बॉयफ्रेंड से मिला करती थी। पुलिस को अब उस लड़की के बारे में ये बात भी पता चली, उसके बॉयफ्रेंड का सीक्रेट भी पता चला। अब जब पुलिस को ये सारी बातें पता चली तो पुलिस को लगने लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि लड़की ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर ही पूरी साजिश रची हो ताकि वो अपने परिवार के लोगों को यानी शोभाराम को और मतलब अपने पिता शोभाराम को और जो भाई हैं गौरव और कपिल नाम है, इन भाइयों को वो फंसा सके, उनको जेल भिजवा सके मर्डर के मामले में। और कहीं ऐसा तो नहीं कि योगेश का कत्ल जो है वो सिर्फ इसलिए कर दिया गया ताकि वो अपने भाइयों को फंसा सके। तो ये एक प्रोबेबल थ्योरी इस मामले की तफ्तीश करते हुए पुलिस को समझ में आ रही थी। पुलिस ने अब स्वाति को फौरन हिरासत में लिया और उससे सख्ती से पूछताछ की और जब पूछताछ की उसने सारी कहानी खोलकर पुलिस को बताई, सारा राज फाश कर दिया। ये मनोज ही था उसका बॉयफ्रेंड जिसने अपने एक और दोस्त के साथ मिलकर, अपने एक और जानकार के साथ मिलकर योगेश की हत्या की थी और इस हत्या में खुद स्वाति भी शामिल थी। यानी स्वाति ने अपने बॉयफ्रेंड और उसके दोस्त के साथ मिलकर एक बेगुनाह लड़के योगेश की हत्या कर दी जो उसी के गांव का रहने वाला था। और हत्या करने के बाद उस हत्या में चूंकि वो अपने पिता को, स्वाति अपने पिता शोभाराम और अपने भाइयों को फंसाना चाहती थी ताकि वो जेल चले जाएं, उसने योगेश के मोबाइल फोन से पुलिस को उलझाने के लिए पहले अपने भाइयों को फोन करवाया, योगेश के मोबाइल फोन से पहले अपने भाई गौरव को फोन कराया और फिर योगेश के मोबाइल फोन से ही पुलिस कंट्रोल रूम में भी कॉल करवाया और कंट्रोल रूम में कॉल करवाकर ये बताया कि उस पर जो है शोभाराम और गौरव वगैरह हमला कर रहे हैं। यानी ये जो कातिलों की तिकड़ी थी, स्वाति, मनोज और उसका एक और दोस्त मंजीत, इन तीनों लोगों ने मिलकर ये प्लानिंग किया था कि वो योगेश की हत्या करके स्वाति के घर वालों को फंसा देंगे ताकि स्वाति के घर वाले जेल चले जाएं और इनका आपस में मिलना जुलना, प्यार मोहब्बत वो बहुत बढ़िया चलता रहे। अब सवाल यह है कि योगेश को ही क्यों टारगेट किया, ऐसी क्या बात हो गई? तो उसका जवाब यह है कि मनोज और मंजीत, मनोज का दोस्त मंजीत, इन दोनों ने जब ये मर्डर प्लान किया स्वाति के साथ मिलकर, तब इन्होंने ये भी प्लान कर लिया था कि आज 17 तारीख की रात को हमें जो भी बंदा गांव के रास्ते पर मिलेगा हम उसी को टारगेट कर लेंगे, चाहे वो कोई भी बंदा हो। क्योंकि यहाँ कोई लाश को किसी और का नाम देने या लाश को, जिसे कहते हैं ना कि बिल्कुल जलाकर या उसका चेहरा मिटाकर किसी और की लाश बताने वाला खेल नहीं था। यहाँ तो मर्डर जिसका भी होता उसका होता, लेकिन मर्डर में फंसाने का काम जो है किसी और का था, मतलब शोभाराम और उसके घर वालों को फंसाना था। तो इसलिए मरता कोई भी, पर्पस इनका सॉल्व हो जाता। तो इसी प्लानिंग के तहत मनोज और मंजीत गांव के रास्ते पर 17 सितंबर को घूम रहे थे, इंतजार कर रहे थे, अपने किसी शिकार के इंतजार में घूम रहे थे। तब तक वो योगेश मिल गया, गांव का ही लड़का था। तो मनोज ने योगेश से कहा कि चलो आज पार्टी करते हैं, पीते हैं। गांव में इस तरह के ऑफर्स मिलते हैं दोस्तों के बीच में, जानने वालों के बीच में। तो योगेश को कोई शक नहीं हुआ। योगेश जो है मनोज और मंजीत के साथ मिलकर जमकर पार्टी करने लगा। शराब पीने पिलाने का दौर चला और मनोज ने, जो कि नींद और नशे की गोलियां जो है पहले अपनी गर्लफ्रेंड को भी सप्लाई किया करता था और वो एक इस तरह का हैबिचुअल था कि वो लोगों को के खाने पीने की चीज़ों में सेडेटिव मिला दिया करता था, तो उसने नींद की गोलियां जो है योगेश के ड्रिंक में भी मिला दी। अब योगेश शराब और नींद की गोलियों के नशे में इतना चूर हो गया कि उसे अपना होश नहीं रहा। इसके बाद मनोज और मंजीत मिलकर उसकी हत्या करने लगे। जब हत्या करने लगे, घातक प्रहार सिर पर होने लगा तो उसको होश आने लगा। पूरी तरह वो होश में नहीं आया था, लेकिन मरते मरते वो मनोज से और मंजीत से पूछ भी रहा था कि मुझे क्यों मार रहे हो। लेकिन ये इतने जालिम, इतने वहशी किस्म के लोग थे कि मनोज और मंजीत ने एक बेगुनाह की हत्या कर दी। और वो हत्या तब कर दी जब वो बेगुनाह बंदा मरने से पहले पूछ भी रहा था कि भाई मुझे मार क्यों रहे हो। लेकिन इन लोगों ने, जाहिर है उसको कोई जवाब तो देना था नहीं, ये तो बस एक शिकार की तलाश में थे। सिर्फ अपने मन की करने के लिए, अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए मनोज ने मंजीत के साथ मिलकर उस बेगुनाह लड़की की हत्या कर दी और मोबाइल फोन उसी का लेकर ये पूरा जाल बट्टा उसने फैलाया ताकि लड़की के घर वालों को, स्वाति के घर वालों को फंसा सके। इस मामले का खुलासा शायद इतनी आसानी से नहीं होता अगर मुरादाबाद पुलिस ने इस मामले की जांच करते हुए जो वॉइस रिकॉर्डिंग है
112 नंबर पर, यानी पुलिस कंट्रोल रूम के नंबर पर जो वॉइस रिकॉर्डिंग योगेश के मोबाइल फ़ोन से की गई थी कॉल, अगर उस रिकॉर्डिंग को बारीकी से न सुना होता और इस मामले को सही तरीके से इन्वेस्टिगेट न किया होता। थैंक्स टू मुरादाबाद पुलिस, जिन्होंने इतनी संजीदगी से, इतनी गहराई से इस मामले की तफ्तीश की, और सिर्फ ऑडियो रिकॉर्डिंग से जब पुलिस ने पता कर लिया कि यह आवाज़ योगेश की नहीं है, तो फिर पुलिस कड़ी दर कड़ी जोड़ते हुए इस मामले के असली कातिलों तक पहुंच गई। तो ये था पूरा इन्वेस्टिगेशन इस मामले का। आई होप आप लोगों को इस पूरी कहानी ने इम्प्रेस किया होगा इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि वाकई यूपी पुलिस कई बार, सिर्फ यूपी नहीं, हमारे देश की दूसरे राज्यों की पुलिस भी कई बार इतनी शानदार इन्वेस्टिगेशन करती है कि जिसकी जितनी तारीफ की जाए वो कम है।